हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डिड यू नो इंडियन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जस्टिस को डिलीवर नहीं करती है, वो गार्डियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को। आइए और भी बहुत कुछ समझते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सबसे पहले सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1950 में हुई, और अगर हम ये समझने चलें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां आखिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है, तो वो पार्ट 5 चैप्टर 4 में आप पाएंगे, फ्रॉम आर्टिकल 124 से 147 तक। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की, सो देयर आर 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और मैक्सिमम 33 अदर जजेस हो सकते हैं। ये बात हुई बेसिक इंफॉर्मेशन की। आइए अब जरा समझते हैं कि रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या क्या होते हैं। उनमें सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी कि सबसे बड़ी कोर्ट। इसके ऊपर और कोई कोर्ट नहीं होगी, इसलिए हम इसको अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। ये गार्जियन है, ये इंटरप्रेटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई इशू अगर हमारे सामने आता है, उसके टेक्स्ट को लेकर, उसकी इंटेंट को लेकर, तो उसकी एक्सप्लेनेशन करने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करती है। ओवरसीज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, क्या हमारी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, नहीं चल रही है, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है। अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ, कि हमारा देश जो है कहीं आर्बिट्री डिसीजन तो नहीं चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। जो नियम लिखे हुए हैं, जो रूल्स हैं, उनको ही फॉलो किया जा रहा है। तो ये काम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है कि रूल ऑफ लॉ का शासन हो। एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर, हम जानते हैं देयर आर 3 ब्रांचेस किसी भी स्टेट में जो हमें मिलती हैं, एक लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। उन सभी में पावर्स जो होती है डिवाइड होती है। क्या सभी अपने ही जोन में काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं, कोई अपने जोन से बाहर जाकर पावर को एब्यूज कर रहा है। इस बात की भी गारंटी हमारी सुप्रीम कोर्ट ही देती है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो पावर के बैलेंस को बनाए रखे। अगर हम बात करें सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स की, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, तो कोई भी सिटीजन सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको अप्लाई करा सकता है, इंप्लीमेंट करा सकता है। आइए अब बात करते हैं की फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू के तहत बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यह देखती है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या नहीं बनाया। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव क्या उन कानूनों को अप्लाई और इंप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं करेंगे तो वो किसी भी कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की। इसी के साथ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की हम जो बात करते हैं, अगर कोई ऐसा कानून लेजिस्लेचर ने बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, या फिर ऐसा कोई कानून इंप्लीमेंट कर दिया एग्जीक्यूटिव ने जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। सेटलिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस की पावर को लेकर, डिवीजन को लेकर भी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो इसकी भी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है कि वो
ऐसे कानूनों को नल एंड वॉइड घोषित करे जो किसी ने गलत तरीके से इंप्लीमेंट करे हैं। मान लीजिए कोई पावर स्टेट की थी पर सेंटर ने उसको अप्लाई कर दिया तो वो नल एंड वॉइड कर सकती है। यही अगर वो पावर सेंटर की है और स्टेट ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो भी वह नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन का अर्थ है कि इंडिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो हैं, अगर उनको कोई सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्हें दे सकता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट होते हैं। इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार सिर्फ टेक्स्ट पढ़कर हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनकी इंटेंट क्लियर करनी होती है और ये जिम्मेवारी है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स को देखे, उसके क्रक्स को समझे और एक्सप्लेन करे कि वास्तव में इसका सही मीनिंग क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, वाइटल, प्रोफाउंड पावर है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की कि वो इंटरप्रेट करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये अगर हम पावर देखें तो ये 1980 से शुरू हुई। मान लीजिए कि अगर कोई सिटीजन सीधे तौर पर किसी भी ऐसे कानून से प्रभावित नहीं हो रहा है या उसको अपना फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा? या तो वो सीधे जाए सुप्रीम कोर्ट में तो उसे मिलेगा, लेकिन पीआईएल हमें एक और मदद देता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी जा सकता है उसकी मदद करने। यानी कि अगर आपके आसपास किन्हीं सिटीजन्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उनके बिहाफ पर पीआईएल अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो ये भी एक रोल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि वो पीआईएल को एड्रेस करे और सोसाइटी में जस्टिस को डिलीवर करे। रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि कुछ जजमेंट्स जो होते हैं वो पूरी तरह करेक्ट नहीं होते। कई बार बाद में पता चलता है कि उनका मीनिंग, उनकी इंप्लीमेंटेशन में शायद कोई कमी रह गई, कोई एस्पेक्ट्स शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से छूट गया। तो ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है कि वो बाद में उनको रेक्टिफाई कर दे। जैसे चंद्रचूड़ जी जो अभी हाल ही में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने अपने ही फादर के एक जजमेंट को रेक्टिफाई किया। आइए अब एक केस लेते हैं, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आइए देखते हैं कि इसमें इशू क्या था। बेसिकली इसमें इशू था कि पुलिस क्या किसी एफआईआर को जो है वो लॉन्च करते वक्त अपनी डिस्क्रेशन का यूज करे अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या फिर वो उसको एफआईआर को दर्ज करे ही। तो यहां पर उसकी डिस्क्रिशन है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या डिसीजन आया इस मामले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि पुलिस जो है मस्ट रजिस्टर करे किसी भी एफआईआर को जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में हुआ है, यानी कि ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ये इंश्योर करता है कि हर मामले की जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे बाद में उसका फैसला कुछ भी हो। तो ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। आइए देखते हैं इसके इंपैक्ट क्या रहे सिटीजन्स राइट पर। इससे क्या हुआ कि अपहोल्ड हुआ इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द रूल ऑफ लॉ। इससे पुलिस जो है वो किसी भी मामले को जो ग्रेविटी रखता है, मान लीजिए रेप है, मर्डर है ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकती, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकती। तो हमने देखा कि ये इंश्योर करता है कि एक प्रॉपर अटेंशन रहे पुलिस की सभी ऑफेंसेस के ऊपर जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। आइए अब की इंपैक्ट को समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि क्लैरिटी रहती है और इंटरप्रिटेशन होती है राइट्स की, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हमें जो भी उन्होंने डिसीजन दिए उससे हमें पता चलता है आखिर किसी क्राइम का क्या परिणाम होगा, है ना। इसी तरह से एक्सपेंशन ऑफ द राइट्स, इस बात को भी समझिए।
आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो आगे चलकर शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन को बढ़ावा देती है और एक्सपेंशन ऑफ राइट्स के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का के डिसीजंस में यह भी पाया गया है कि जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स ठीक से डिलीवर हों, इंपैक्टफुल तरीके से उनको राइट्स जो हैं वो मिले, ये भी हमें उनके डिसीजन में मिलता है। इसी के साथ सेटिंग लीगल प्रेसिडेंस, यानी कि उनके डिसीजन जो होते हैं वो आने वाले नए केसेस में हम किसी भी कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया तो चाहे फिर आप उसे हाई कोर्ट ऑफ बंगाल में, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में जो है एक तरह से कानून की तरह दिखा सकते हैं। चेक्स एंड बैलेंस, इन्हीं डिसीजन से चेक एंड बैलेंस पूरी सोसाइटी में बना रहता है, पूरे सिस्टम में बना रहता है, पूरे स्टेट में बना रहता है। आइए अब बात करते हैं आज के टास्क की। आपको कोई भी एक केस लेना है, वो केशवानंद भारती केस हो सकता है, नवजेत सिंह जौहर का केस हो सकता है, सायरो बानो का केस हो सकता है, या आपको कोई और अच्छा केस लगे। आपको करना क्या है, उसको समराइज करना है, देखना है उसमें क्या इशू रहे, है ना, और उसका इंपैक्ट क्या रहा सिटीजन राइट्स पर। वी विल मीट इन a new session. Till then, keep learning. Bye bye.